टीचर कि एक बच्चा आकर उसको बच्चे को मारता है तो टीचर कहती है मोदी जी तुमने इसको अच्छा नहीं मारा, दम से मारो। अरे जालिमो, अगर तुम्हारे बेटे को मारते तो तुम खामोश बैठते। तो मोदी से लेके अमित शाह सब परेशान हो जाते हैं कि अब ये क्या बोलने वाला। नाम पूछकर रेलवे में गोली मारता है। क्या असदुद्दीन अवैसी भड़काऊ भाषण देता है। अरे अगर गरीबों के जुल्म को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो सुन लो हेमंत सोरेन, मैं भड़काऊ भाषण देता रहूंगा। अगर शमशाद अंसारी की तकलीफ को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो हम तमाम शमशाद अंसारी हैं। अगर हमारी बहन और हमारी माँ बैठी हुई है, उनके बेटे और औलाद के लिए इंसाफ की बात करना अगर भड़काऊ भाषण है तो मुझे फख्र है कि अल्लाह ने मुझे भड़काऊ भाषण बोलने की सलाहियत दी। आप 50 साल से वोट दे रहे हैं, आपके दादा ने वोट दिया, आपके दादा ने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, अपने बुढ़ापे को बर्बाद कर दिया, आपके बाप ने अपने बचपन को खोया, सिसक सिसक कर तुम्हारा बाप मर गया, तुमने उनको वोट दिया। अब तुम हो और तुमसे भी यही कहा जा रहा है कि जिस तरह तुम्हारे बाप और दादा ने वोट दिया तुम उसी तरह चलो। नहीं मेरे नौजवान साथियों, तुम्हारे बाप दादा के पास विकल्प नहीं था, वो हालत मजबूरी में इन लोगों का साथ देते थे। आज तुम्हारे दरमियान में एक दीवानों की पार्टी खड़ी हुई है जो किसी के बाप को सुनने वाली नहीं है। तो सुदीप कुमार, जो तुम्हारी पार्टी में जो लोग तुम्हारी चमचागिरी करते हैं वो क्या है बताओ। और याद रखो, भेड़िया शेर को भी खा लेता है, समझे ना। अगर तुम भेड़िया बोल रहे बोलो, जितना बोलते बोलो, मगर तुम्हारे जहन में जो जहर भरा हुआ है वो तुम्हारी जबान पर आ ही गया कि तुम हर मुबीन को भेड़िया कहते हो। अब इतना तो हेमंत सोरेन के लिए काफी है, अब थोड़ा मोदी पे भी बोलते हैं, वरना कांग्रेस के लोगों में तो अब रात में नींद नहीं आएगी। हेमंत सोरेन को भी जरा बेचैनी होगी, करवटें लेंगे कि ये क्या क्या सच्चाई को बयान करके चला गया। फिर कोई कांग्रेसी बोलेगा या हेमंत सोरेन के पास का बोलेगा मोदी को नहीं बोले। अरे मोदी को तो हम ही बोल रहे हैं, 9 साल से तुम तो गूंगे बनकर बैठे हो। तुमने क्या 3 मर्तबा बीजेपी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बने हो मैं हेमंत सोरेन? क्या बीजेपी और तुमने आरएसएस का दामन नहीं थामा? और तुमने थामा और हम उनसे सीना तान कर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे अफसोस हुआ, पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन, हिंदी में क्या बोलते नो कॉन्फिडेंस, हाँ, अविश्वास प्रस्ताव आया था। हमने वहां पर 6-7 मिनट में पूरा सबका बयान कर दिया, हर चीज को खोल खोल कर बयान कर दिया। बताओ, आपकी तो जबान ही नहीं खुलती, आप तो सिर्फ एक ही बात करते, मैं दुकान खोलना चाहता हूं मोहब्बत की। दूसरा बोलता है मैं चौकीदार हूं। ये ऐसा चौकीदार है जो चीन 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है, मगर चौकीदार क्या चौकीदारी कर रहा है। डेप्सांग डेमचाक में चौकीदार के नाक के नीचे चीन अपनी हमारी जमीन पर फौज को उतार दिया। ये दुकानदार है, ये सिर्फ बोलता हूं मैं मोहब्बत की बात करता हूं, तो शमशाद अंसारी से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अशफाक खान से मोहब्बत की बात कौन करेगा? अरे तुम्हारी सरकार है ना दुकानदार वालों, तुम्हारी सरकार है झारखंड में, मेरी तो सत्ता में तो नहीं हूं। एक तरफ दुकानदार, एक तरफ चौकीदार। ये दुकानदारों ने 50 साल से हमको लूटा, ये चौकीदार हमारी शनाख्त को खत्म करना चाहता है, हमारी तहजीब को खत्म करना चाहता है।
इस देश में ना दुकानदार की दुकान की जरूरत है, ना चौकीदार की जरूरत है, बल्कि एक तीसरे विकल्प की जरूरत है जो इंशाअल्लाह पैदा होगा। आप देखना मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, क्या क्या बकते रहते हैं, मगर आज हमने देखा कि एक मासूम 7 साल का बच्चा जब स्कूल को जाता है उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी की सरकार है, जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो टीचर अपने क्लास में उन बच्चों से कहती है, ये मोहम्मदन का बच्चा है, इसने बराबर नहीं पढ़ा, इसको मारो। आप बताइए कि एक बच्चा आकर उसको बच्चे को मारता है, उस 7 साल के बच्चे को, तो टीचर कहती है, मोदी जी, जिस तरह हेमंत सोरेन को भूलने की आदत है, उससे ज्यादा मोदी जी को भूलने की आदत है। तो टीचर कहती है, मोदी जी, तुमने इसको अच्छा नहीं मारा, दम से मारो, ये मोहम्मदन है। बताइए आप, और वो बच्चे को मार पीटा जाता है, उसका वीडियो पूरे देश में, पूरी दुनिया में चला गया। उस बच्चे के बाप से मैंने बात की, हमारे वहां के मजलिस के सदर को भिजाया, जिस तरह हमारा सदर झारखंड का कभी कुछ हो जाता है तो शाकिर दौड़ते हुए चीखे मारता है। अरे जिंदा अभी ठहरो, सुनो, तुम शाकिर साहब लेके आए क्या? तुमको सुनो हमारी बात। वहां पर हमारे सदर को भिजाया, उस 7 साल के बच्चे के वालिद से, पिता से हमने बात की। उसके बाप ने कहा, हमने पूछा पुलिस में कॉम्प्रोमाइज क्यों किया तुमने? तो उन्होंने कहा कि क्या करना ओवैसी भाई, हमको यह बताया गया कि गांव का माहौल खराब हो रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने कोई कंप्लेन नहीं की, हमने अपने बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। यही कमजोरी हमारी। अगर कोई बाप अपने बेटे के लिए नहीं लड़ेगा तो क्या दुनिया लड़ेगी? कौन लड़ेगा? अरे एक बाप ही तो लड़ेगा ना अपने बेटे की इज्जत के लिए। मगर उस बाप को भी मालूम कि बीजेपी की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री है, योगी मुख्यमंत्री है, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, याद रखो, आप अगर आप इसी तरह डरते रहेंगे कि माहौल खराब हो जाएगा, अरे माहौल जुल्म से खराब हो रहा है, तुम्हारी खामोशी से माहौल खराब नहीं हो रहा है। अगर वो बाप अपने बेटे की कंप्लेन नहीं कर सक रहा है, क्योंकि यही सेकुलरिज्म के चौधरी हैं, यही जो सेकुलरिज्म को ले डूबे इस देश में, उसने जाकर उस बच्चे के बाप से कह दिया कि तुम कंप्लेन मत करो, गांव का माहौल खराब हो जाएगा। अरे जालिमों, अगर तुम्हारे बेटे को मारते तो तुम खामोश बैठते, क्योंकि मार खाने वाला 7 साल का बच्चा मेरा बेटा था, मेरी औलाद थी। तो तुम में इतनी हिम्मत आ गई कि तुम मुझसे आकर कहते हो कि तुम माहौल को खराब होने मत दो। अगर किसी रांची में या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर को फाड़ दिया जाएगा या मोदी के पोस्टर को फाड़ दिया जाएगा तो क्या करोगे? पुलिस दौड़ते हुए जाएगी उसके घर पर, उसके घर तक बुलडोजर लेकर जाएगी। मगर भारत में, हमारे वतन अजीज में, एक बाप से कहा जा रहा है कि तुम्हारे बेटे की कोई इज्जत नहीं है, अगर उसको स्कूल में थप्पड़ मारते तो थप्पड़ खा लो, मगर माहौल खराब होने मत दो। मैं आपसे कह रहा हूं, माहौल खराब होता है तो भाड़ में जाए। मैं अपनी औलाद के लिए खामोश नहीं बैठूंगा, मैं अपने बच्चे की इज्जत के लिए खामोश नहीं बैठूंगा। अगर गांव का माहौल
मुझे बेइज्जती करने से खराब होता है तो फिर और खराब होने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्या हमारी जान की कीमत नहीं है? भारत के संविधान में इज्जत फंडामेंटल राइट है, डिग्निटी फंडामेंटल राइट है। इस मुकाम पर हम आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि हम सिर्फ वोट डाल रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, हम कभी वोट नहीं ले रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आप अगर आज आप अपनी ताकत को नहीं समझेंगे, लोग बोलेंगे आपसे अगर मुबीन रजवी कामयाब हो गया तो क्या होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर एक मुबीन रजवी तुम्हारा विधायक बनकर झारखंड की विधानसभा में जाएगा तो कम से कम मुबीन रजवी की जबान से निकलेगा शमशाद अंसारी जिंदाबाद, शमशाद अंसारी जिंदाबाद। कभी तो कोई लड़ेगा, मगर आज ये कहेंगे अरे एक जीतेगा तो क्या होगा। आप उनसे कहना कि भारत की पार्लियामेंट में 2 MP हैं मंजलिस के, और जब 2 में से एक खड़े होकर 6-7 मिनट के लिए भारत की लोकसभा में बोलते हैं तो मोदी से लेके अमित शाह सब परेशान हो जाते हैं कि अब ये क्या बोलने वाला। अगर हम बोलने की सलाहियत रखते हैं तो आपकी वजह से, आपकी दुआओं की वजह से, आपके वोट की वजह से, आपकी ताईद की वजह से। यही तो मेरी ताकत है, यही तो मेरी ताकत है और अल्लाह का करम है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मगर आज आप खामोश बैठते रहेंगे तो फिर याद रखिए कोई आसमान से नहीं आने वाला है। और आपको हम बताना चाह रहे हैं कि अब तो ट्रेन में वो यहीं पर था, शायद वो खबीस शैतान जिसने गोली मारी वो झारखंड के रेलवे स्टेशन में था शायद। बहरहाल कहीं भी था, वो नाम पूछकर रेलवे में गोली मारता है। एक हैदराबाद का लड़का है, नौजवान बीवी है, 3 बच्चे हैं, उसको गोली मार दी, चेहरे पे दाढ़ी है, वो तड़प रहा है उसके पैरों के पास और ये तकरीर कर रहा है कि अगर भारत में रहना है तो योगी और मोदी को वोट देना पड़ेगा। मैं उन गोली मारने वालों से कहूंगा कि सारी दुनिया की गोलियां खत्म हो जाएंगी, हम मरने तैयार हैं, मगर किसी बाप से नहीं डरेंगे। हम अपने मतलब पर, अपने मकसद के तहत, अपनी मोहब्बत की बिना पर वोट देंगे। अरे तुम गोली मार कर हमको शहीद करके तुम कह रहे हो, याद रखो तुम जालिम हो, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा। तुम अगर समझ रहे हो कि इख्तिदार में मोदी है तुमको कुछ नहीं होगा, अरे इख्तिदार तो अल्लाह का है, इख्तिदार तो अल्लाह का ही रहेगा। सुबह कयामत तक इंसानों का इख्तिदार नहीं रहता। अगर इख्तिदार इंसानों का होता तो बादशाहों के महल वीरान नहीं होते। अगर इख्तिदार इंसानों का होता तो सल्तनतें बर्बाद नहीं होती हैं। हाँ, हमारा सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ताजदार मदीना है, इख्तिदार उसका रहने वाला है, अल्लाह का। आज जो लोग नाम लेकर हमको गोली मार रहे हैं या हमारी जानें ले रहे हैं, सुन लो, तुम्हारे पास भी इख्तिदार नहीं रहेगा, तुम्हारे पास से भी इख्तिदार जाएगा। अल्लाह इंसाफ करेगा। मैं जानता हूं कि किसी एक भारत के किसी एक मुकाम पर किसी एक मां के बेटे को किसी ने जान से मार दिया, तो जब मीडिया के लोगों ने जाकर उस पीड़ित मां से पूछा कि तुम्हारे बेटे की हत्या कर दी गई है, मां जी तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो उस मां ने आंख में आंसू लाकर कहा
कि मैंने तो सब्र कर लिया मगर मेरा अल्लाह सब्र नहीं करेगा। तुम आज गरीबों पर, कमजोरों पर जुल्म कर रहे हो, इंशाअल्लाह ताला खुदरत इंसाफ करेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको हम सिर्फ यही बताने आए हैं कि यहां पर आपने 20 साल से 19 साल से आपने एक ही उम्मीदवार को वोट दिया। उन्होंने कोई कारखाना नहीं कायम किया। मुबीन रजवी साहब और हमारे सदर साहब बता रहे थे कि यहां से कई नौजवान मर्द हजरात अपने अपने घर छोड़कर कोई मुंबई चला गया, कोई दिल्ली चला गया, तो कोई हैदराबाद चला गया। अगर कारखाना बन जाता तो कुछ काम लगता, यहां पर नौकरी मिलती, मगर हेमंत सोरेन ने ना कारखाना लगाया ना नौकरी लगाई। अब कह रहे हैं कि 60-40, हेमंत सोरेन 60-40 कह रहे हैं। तो आपने अच्छा नारा लगाया था, क्या कहा? 60-40 नहीं चलतो, 60-40 नहीं चलतो। तो हेमंत सोरेन को 40 दीजिए, 60 हमको देकर इनको कामयाब करिए, तभी इनका दिमाग हल्का होगा। अरे ये आदिवासी प्रदेश है, आप ये कह रहे हैं कि 60-40? हेमंत सोरेन, कौन आपको कह रहा है ये सब बातें? क्या आप अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हैं? अरे ये गरीब प्रदेश में आप यहां के लोगों को नौकरी देने के बजाय आप कह कुछ और ही कह रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जब मैं ये देखा, क्या देखा मैंने कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि संस्कृत यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अच्छा, संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत बोलने वाले 24,280 लोग हैं। कितने लोग हैं संस्कृत बोलने वाले? हेमंत सोरेन 24,000 लोगों के लिए यूनिवर्सिटी और पूरे जिले के 31 लाख लोगों के लिए खाली 25 स्कूल, और आप इसलिए वोट देंगे? आप इसलिए वोट देंगे? अब नहीं मालूम तुम 4 तारीख 5 तारीख को जाके क्या करोगे, नहीं मालूम। नहीं, अभी सुनो, अभी हमारे यहां से जाने के बाद हजरत इबलीस के पूरे साथी आप तक भाग कर आएंगे। ये बड़ा जज्बाती बयान देकर गया, तुम इसकी बातों में नहीं आना, हम सब कर देंगे। याद रखो, आप आज के बाद जेएमएम और कांग्रेस के लोग आपके घर के अतराफ फिरेंगे, ए बाबा भीख दे देना, एक दे के वोट दे देना। ये तो हम काम कर दिए ना, ये तो हम रोड पे ला लिए उनको, तुम्हारे गांव में ला लिए, मगर अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। हम हेमंत सोरेन साहब से पूछना चाहते हैं कि झारखंड में 170 जबानें बोली जाती हैं। कौन सी जबानें हैं? कोरथा, संथाली, हिंदी, बंगाली, उर्दू, मगधी, हो, सदन, ओरायन, मुंदारी, ये सब जबानें। अरे इनके यूनिवर्सिटी खोल देते आप, इनकी यूनिवर्सिटी खोल देते हेमंत सोरेन। इतने पैसे आपके ने कहां से आ गए? खैर, बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको हम बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रदेश से हम आते हैं, हमने वहां पर, हमारा कोई मंत्री नहीं है, हमने हमारे मुख्यमंत्री से बात किया, हम तमाम मुस्लिम डेलीगेशन गए, मुख्यमंत्री से कहा कि तेलंगाना में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा बिल्कुल नहीं आएगा, हम तायीद नहीं करेंगे।
फिर हमने मुख्यमंत्री से कहा कि हमारे सेक्रेटेरिएट में, हिंदी में सेक्रेटेरिएट क्या बोलेंगे, मंत्रालय, सचिवालय, वहां पर मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। आज तेलंगाना में हुकूमत ने ही मस्जिद को बनाया, नई मस्जिद को बनाया। मुख्यमंत्री आए तो हमने मुख्यमंत्री से कहा, मुख्यमंत्री जी आप भी कुछ बोलिए। तो हमारे मुख्यमंत्री ने उस मस्जिद को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि वो भी सेकुलर हैं, वो जानते हैं कि यहां पर तेलंगाना के लोगों में बीजेपी और कांग्रेस की चापलूसी और इनकी कम्युनलिज्म पसंद नहीं। आपको मालूम, तेलंगाना में वहां की सरकार हर विधानसभा में, 119 विधानसभा में, एक विधानसभा में मेरे ख्याल से 480 लोगों के दरमियान में एक आदमी को 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। एक आदमी को 1 लाख रुपए गवर्नमेंट में ऑनलाइन अप्लाई करो। हर विधानसभा में 400 से 800 के दरमियान में एक अल्पसंख्यक समाज के मुसलमान को 1 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अरे वाह वाह, तुम खाली मुशायरा नहीं हो रहा है। 5 तारीख को जाके वाह बोल के पतंग पे बटन दबाओ। और फिर आपको बताना चाह रहे हैं, हमने सरकार से बातचीत की, हमारे मुख्यमंत्री से, उनका नाम के चंद्रशेखर राव है। हमने उनसे कहा कि हमको खबरस्तान की जमीन की जरूरत है। तो हमारे मुख्यमंत्री ने 125 एकड़ कब्रिस्तान को दी। और हमने क्या किया? हमने कहा सुन्नियों की इतनी रहेगी, शियाओं की इतनी रहेगी। यहां पर हमारे बोहरी समाज के भी लोग हैं, मेहदवी समाज के भी लोग हैं। हमने कहा कि सबको इसमें जमीन मिल जाएगी। मेरे भाई, जिंदा रहने के लिए मंजलिस तेलंगाना में काम कर रही है, और जिंदा रहने के लिए सियासी ताकत जरूरी है। जिंदा रहने के लिए बच्चों को स्कूल जरूरी है। जिंदा रहने के लिए मस्जिद की और जान की हिफाजत की जरूरत है। ये कब होगा? जब तुम्हारे पास सियासी ताकत होगी। अगर आप सिर्फ वोट डालने वाले बनेंगे तो फिर आपका नुकसान ही होगा। वोट डालने से नहीं, वोट लेने से ताकत मिलती है। वोट डालना तो बच्चों का काम है, वोट लेना तो आपकी ताकत का काम है। तो इसीलिए आपसे अपील कर रहे हैं कि आप 5 तारीख के दिन पतंग छाप के निशान पर पूरे एक होकर, मुत्तहिद होकर मुबीन रजवी साहब को अपना वोट दीजिए। और इंशाअल्लाह ताला 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से कहा कि के चंद्रशेखर राव साहब, आज ये देश तड़प रहा है। लोग तंग आ चुके हैं चौकीदार और दुकानदार से। हमने उनसे कहा कि आप आगे बढ़िए, पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमको भी छुटकारा मिले दुकानदार और चौकीदार से। ये दुकानदार और चौकीदार, ये दोनों भाई हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। इनमें कोई फर्क नहीं है। हमारी बात पे यकीन करिए। इंशाअल्लाह मैंने आपसे वादा किया था कि मैं झारखंड को आया हूं और आता रहूंगा। आपने 2019 में हमको वोट दिया, हमको कामयाबी नहीं मिली। यकीनन हमको थोड़ा रंज हुआ, मगर हमको हमारे हौसले पस्त नहीं हुए। हमने जो वादा किया, हम आ रहे हैं और आते रहेंगे। मगर मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, वोट लेना हमारा काम है, वोट देना हमारा काम नहीं है। मुबीन रजवी को कामयाब करो। और जिसने मुबीन रजवी को भेड़िया कहा, उसको सबक सिखाइए। आप अपने वोट से
मंजलिस को कामयाब करिए, अपने दुआओं से मंजलिस को कामयाब करिए। आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि इतनी चिलचिलाती धूप में आप यहां पर आए। अल्लाह आप तमाम को सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।